ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज शेल्फ। और इससे पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक डिटेल इंट्रोडक्शन लिया था कोर्स कंटेंट का। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके सो इस वीडियो से हम ऑफिशियली इस ट्यूटोरियल सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर कोर्स कंटेंट डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहला सेशन था वो होने वाला था पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और उसी को मैंने एक बार फिर से यहाँ पर मेंशन किया है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि इस सेक्शन के अंदर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर फॉर लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा के साथ कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, और एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, और एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से आप लीनियर अलजेब्रा या फिर लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किन किन लाइब्रेरीज़ की हेल्प लगती है, और एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसे समझेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे और सबसे बेसिक चीज़ जो है डेटा स्ट्रक्चर की मैथमेटिक्स के अंदर वो है टेंसर्स। आप भले ही बात कीजिए नमपाई की, आप बात कीजिए टेंसर फ्लो की, आप बात कीजिए पाईटॉर्च की, ये सभी के सभी जो फ्रेमवर्क हैं वो अपने बैकएंड पे टेंसर्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हैं। या नमपाई की अगर आप बात करें, आप कहेंगे नमपाई तो एन डायमेंशनल एरेज को यूज़ करता है। तो जो एन डायमेंशनल एरेज हैं वो और कुछ नहीं हैं, वो भी एक तरह के टेंसर्स ही हैं, या टेंसर्स आपके क्या हैं, एन डायमेंशनल एरेज हैं। ओके, या एन डायमेंशनल मैट्रिसेस हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ टेंसर्स हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई स्केलर टाइप का वेक्टर क्या होता है, और स्केलर टाइप के टेंसर्स, वेक्टर्स टेंसर्स को हम देखेंगे। उसके बाद एन डायमेंशनल टेंसर्स को हम लोग देखेंगे, नॉर्म्स एंड यूनिट वेक्टर्स को देखेंगे, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स को हम देखेंगे, मैट्रिक्स टेंसर्स या जेनेरिक टेंसर नोटेशंस क्या होती हैं उनको हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया कि हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले हैं। बट फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की किसके साथ, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि भाई जो लीनियर अलजेब्रा है क्या, व्हाट इज़ लीनियर अलजेब्रा। सो लीनियर अलजेब्रा इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। मैंने उसको थोड़ा हाई लेवल रखने की कोशिश ही की है, हम ज़्यादा फॉर्मल डेफिनेशंस के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा क्या है? लीनियर अलजेब्रा बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किस चीज़ के साथ डील करता है, वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। ओके, इट इज़ ए फंडामेंटल टूल इन मैनी एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये बहुत सारे साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल ब्रांच हैं उनकी बैकबोन है। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लीनियर अलजेब्रा की समझ नहीं है, तो आप उन फील्ड्स के अंदर काम कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गई। ओके, तो ये तो कुछ एक हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल हो गई, वहाँ हर जगह पर लीनियर अलजेब्रा यूज़ होता ही होता है। ओके, और आगे चल के हम लोग कैलकुलस भी इसके अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो ये दोनों ही एक ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर एक इंजीनियरिंग या फिर साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड के बैकएंड पे काम करते ही करते हैं।
तो आज के टाइम पे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन लोगों को मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग दोनों की समझ है। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है आज के टाइम पे। अगर आप एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे स्किल्ड इंजीनियर हैं जिसे मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग दोनों की समझ है, दोनों आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं इंडस्ट्री की नज़रों में। ओके, सो कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं लीनियर अलजेब्रा के? सबसे कोर कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स। आप जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, तो वो आप लोग ज़रूर इसको स्टडी करना। देन मैट्रिसेस क्या होते हैं? वेक्टर बेसिकली क्या है? वेक्टर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो बेसिकली जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जो 2D प्लेन के अंदर जिसे आप मेजर कर सकते हैं या 2D प्लेन के अंदर जिसे आप दिखा सकते हैं, वो आपका वेक्टर है। ओके, मैट्रिसेस क्या है? एक मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है। इट्स अ नंबर ऑफ एरे और सिंबल्स और एक्सप्रेशंस। इससे आप रोज एंड कॉलम्स के अंदर आप डिवाइड करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इमेज क्या है? बेसिकली एक एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में से बता रहा हूँ क्योंकि वैसे तो इमेज एक एन डायमेंशनल एरे होता है क्योंकि उसके अंदर डेप्थ भी होती है। ओके, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप समझिए कि इमेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ पिक्सल है, एक एरे ऑफ पिक्सल है जिसके अंदर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। ओके, एंड देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई लीनियर अलजेब्रा इज इम्पॉर्टेंट? बहुत सारी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बहुत सारे जो साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड हैं उनका बैकबोन है ये। ओके, सो इसका काम क्या है? क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, किसी भी सिस्टम के इक्वेशंस को समझने में ये आपकी हेल्प करता है। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में इसका बहुत काम है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के अंदर, या अभी मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मशीन लर्निंग यहाँ लिख दिया है, बट मशीन लर्निंग के अंदर आपका डीप लर्निंग भी आ जाता है, आपका NLP भी आ जाता है, आपका कंप्यूटर विजन भी आ जाता है। देन डेटा रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डेटा है वो आपको एक ऐसे फॉर्मेट में मिलता नहीं है, मतलब मिलता तो रॉ ही है, लेकिन आपको उसे सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर लेके आना होता है जहाँ पर वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक एरे की फॉर्म में हो, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हो, डेटा फ्रेम्स के फॉर्मेट में हो। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हद तक वेरी क्लोज है एक मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप किसी भी डेटा को ले आते हैं तो उसके बाद उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप वेरी इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप वेरी इजीली उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप की एनालिसिस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इमेज को आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आते हैं, प्योर नंबर्स की फॉर्म में ले आते हैं, तो आप इन्वर्स कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यूज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन है या जिस तरह का टास्क है डिपेंडिंग ऑन द टास्क। ओके, तो ये तो रही थोड़े से थ्योरेटिकल सेक्शन की बात। अब मैं आप लोगों को साथ एक एग्जांपल ऑफ लीनियर सिस्टम या लीनियर इक्वेशन हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जिसमें हम लोग इसे परफॉर्म करेंगे और इस इक्वेशन को हम प्लॉट करके देखेंगे। ओके, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से हमारा जो लीनियर अलजेब्रा है वो, या अलजेब्रा को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और प्लॉट करके भी देख सकते हो साथ में। ये एग्जाम्पल फ़िलहाल के लिए काफ़ी सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो और कॉम्प्लेक्स और डीप होते चले जाएंगे। ओके, सो हमारे पास दो लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पर। मैंने दो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है, numpy एंड मैटप्लॉटलिब। ये दो लाइब्रेरीज़ बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस लाइब्रेरीज़ हैं। इन्हें आप या तो अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं
या फिर आप मेरी तरह गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे जो कैगल का नोटबुक है उसके ऊपर भी आप इसे रन कर सकते हैं। ये पूरे तरीके से मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जैसे भी आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहें वैसे आप इसे कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी दोनों लाइब्रेरीज़ को यहाँ पर इम्प्लोड कर लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक टी वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लीनियरली स्पेस्ड पॉइंट्स जो हैं एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 0। सो 0 से लेके 50 तक हम जा रहे हैं और बीच में हम 1000 पॉइंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देन अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। सो बेसिकली ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ओके, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। सो x क्या है, बेसिकली 2.5 टाइम्स ऑफ t, और ये क्या है, ये हमारा एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है। 2.5x कह सकते हैं या 2.5 टाइम्स ऑफ t कह सकते हैं। देन यहाँ पर एक इक्वेशन है हमारे पास, y का इक्वेशन है, ये तो हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। देन सो y क्या है हमारा, 4 इंटू t माइनस 6, 4 टाइम्स ऑफ t माइनस 6। ओके, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इसको हम प्लॉट करके देखेंगे, इनको हम प्लॉट करके देखेंगे। सो इन दोनों को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और इनके रेस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मैटप्लॉटलिब की। सो नमपाई एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसका काम है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। मैटप्लॉटलिब एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। आप जिस भी तरह के आउटपुट को विजुअलाइज करना चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा मैटप्लॉटलिब। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने plt.subplot सब प्लॉट फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, जो कि हमें दो चीज़ प्रोवाइड कराएगा, एक तो फिगर और दूसरा एक्सिस। ओके, देन हमने यहाँ पर plt.title और x लेबल एंड y लेबल को, x एक्सिस के लेबल्स और y लेबल को हमने डिफ़ाइन किया है। तो ये मैंने अपनी तरफ से डिफ़ाइन किया है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ओके, सो ये हमारा टाइटल है, ये हमारा x लेबल है, ये हमारा y एक्सिस का लेबल है। देन मैंने यहाँ पर x और y लिमिट सेट की है। सो x एक्सिस की जो लिमिट है वो 0 to 50 है, y एक्सिस की जो लिमिट है वो 0 to 100 है। ओके, देन हमने यहाँ पर अपने प्लॉट्स को यहाँ पर प्लॉट किया है। सो एक्सिस डॉट प्लॉट के थ्रू आप अपने x एक्सिस या y एक्सिस को आप प्लॉट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप इस प्लॉट के अंदर आप यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो आप अपने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने t को पास किया है, यहाँ पर हमने x को पास किया है। ओके, और इसका कलर रखा है ग्रीन, c मीन्स ग्रीन। आप कलर अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। देन x डॉट प्लॉट, एक्सिस डॉट प्लॉट, और एक और हमने प्लॉट यहाँ पर बनाया है t, y। सो बेसिकली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो हमने टाइम के अलॉन्ग दोनों x और x एक्सिस, x पॉइंट्स और y पॉइंट्स को हमने ड्रॉ किया है। ओके, एंड इन द एंड plt डॉट इनके मीटिंग पॉइंट को हमने डिनोट किया है यहाँ पर। चलिए इसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस पीस ऑफ कोड को, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो लास्ट की दो लाइनें हैं इनकी क्या ज़रूरत है या ये क्या कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो एज यू कैन सी, ये हमारा x एक्सिस है जो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और ये हमारा y एक्सिस है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। ओके, और यहाँ पर हमने t, x एंड t, y, ग्रीन और ब्राउन। ओके, सो t, x यानी टाइम के रिप्रेजेंट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा x है वो कितना गया, वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्रीन से। सो दिस वन इज़ x, दिस वन इज़ x। ओके, और ब्राउन क्या है, ये हमारा y है, ये हमारा y है, और ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या फिर
कहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो PLT डॉट एक्स वी लाइन PLT डॉट एक्स एच लाइन का यूज़ किया है। ओके, सो एक्स वी लाइन का मतलब है वर्टिकल लाइन, एक्स एच लाइन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। देन आपको यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट, मीटिंग पॉइंट यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, एक्स विच इज़ 16। अभी ये कम्प्लीटली मैनुअल है, सिर्फ क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, बट लेटर ऑन हम इससे ज़्यादा एडवांस एग्जाम्पल्स देखेंगे। बट फील फ्री, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसके साथ और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे ये कहाँ पर मीट कर रहा है, 40 के ऊपर। ओके, एंड देन द कलर ब्लैक, या आप कोई और कलर रखना चाहें आप वो भी रख सकते हैं, रेड, ग्रीन, RGB कलर, या फिर वायलेट, या फिर मेजेंटा। ओके, and then the line style is the dashed, okay, double dashed line style, and you will get a plot like this. ओके, सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक बहुत छोटा सा लीनियर इक्वेशन सिस्टम यहाँ पर हमने क्रिएट किया, और उसे हमने प्लॉट करके भी हम लोगों ने देखा। तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप लोग एक बार इसे रन करके देखें और थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि यस, मैथमेटिक्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है यहाँ पर। तो आप इसे एग्जीक्यूट करने के लिए या तो आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं, या फिर VS कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैगल का जो कर्नल है उसको भी आप, कैगल के ऊपर भी आप नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हो मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। ओके, सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये इस वीडियो में मैं यहीं तक आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग टेंसर्स के साथ शुरुआत करेंगे। हम लोग टेंसर्स पढ़ेंगे कि टेंसर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के टेंसर्स होते हैं, और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा, और ये जो नोटबुक है इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गिटहब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड आप लोगों का अगर कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। चलिए मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज शेल्फ, और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था लीनियर अलजेब्रा का। हमने ये समझा था कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, वो कहाँ पर काम में आता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करके देखा था जो इसी नोटबुक के अंदर अवेलेबल है। और हमने यहाँ पर दो छोटे छोटे लीनियर इक्वेशंस को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, उसे प्लॉट करके देखा था। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने नोटबुक डाउनलोड नहीं की है तो नोटबुक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से जाकर आप वहाँ पर गिटहब का लिंक है, वहाँ से जाके आप नोटबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेंसर्स की। ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे इमेजेस के अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यह सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है पिक्सेल्स, वैसे ही लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है टेंसर्स। टेंसर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, बट एक छोटी सी फॉर्मल डेफिनेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट आर टेंसर्स एक्चुअली। ओके, सो ए टेंसर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है दैट जनरलाइज स्केलर्स, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। ओके, जो कि स्केलर, वेक्टर और मैट्रिसेस को जनरलाइज करने के काम में आता है, कहाँ पर, टू हायर डायमेंशंस। हायर डायमेंशंस क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो इन सिंपल टर्म्स ए टेंसर इज ए मल्टी डायमेंशनल एरे। ये और कुछ नहीं है, बस एक फैंसी नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए ही, ऑफ नंबर्स दैट कैन यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन वेरियस डायमेंशंस। ओके, सो ये क्या है, ये एक टेंसर एक मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर्स ही है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरियस डायमेंशंस के अंदर।
1D 2D 3D अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो टेंसर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कुछ एक टेंसर्स का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल स्केलर है, स्केलर यानी ज़ीरो ऑर्डर या ज़ीरो रैंक, जिसको हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। देन वेक्टर है, वेक्टर को हम इसको 0D या 1D कहते हैं। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 2D होता है, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स एग्जिस्ट करती हैं। 3D हैं, 3D एरेज होते हैं जिसमें रोज है, कॉलम्स हैं और डेप्थ भी होती है। देन उसके बाद फर्दर और n डायमेंशनल एरे एग्जिस्ट करते हैं, 4D 5D 6D 7D एंड सो ऑन। ओके, जितना कॉम्प्लेक्स डेटा आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैंडल कर सकता है, उसके हिसाब से आप n डायमेंशनल एरे आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो विजुलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी इमेज जो है वो यहाँ पर रखी है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, ज़ीरो डायमेंशन को तो समझाना थोड़ा मुश्किल ही है। ज़ीरो डायमेंशन आप ऐसे ही समझिए कि एक सिंगल नंबर है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है। ओके, दैट इज़ 0D, या जिसको हम स्केलर भी बोलते हैं। ओके, स्केलर पॉइंट, उसके ना कोई मैग्नीट्यूड होता है ना उसके अंदर कोई डायरेक्शन होती है। देन 1D टेंसर यानी हमारा जो वेक्टर होता है उसको हम 1D टेंसर बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पर 2D यानी मैट्रिक्स, इसमें रोज भी इसमें रोज भी हैं, इसमें कॉलम्स भी हैं। ओके, देन 3D टेंसर, 3D टेंसर कैसा होता है, इसमें रोज भी हैं, इसमें कॉलम्स भी हैं और इसके अंदर डेप्थ भी है। ओके, नाउ आप लोग इमेजिन करते होंगे कि भाई 4D टेंसर कैसा होता होगा। सो दिस इज़ हाउ 4D टेंसर लुक लाइक। ये आप देखोगे तो 1D टेंसर जैसा ही है, लेकिन ये 3D का 1D टेंसर है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे 3D हैं, लेकिन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ओके, यानी ये 3D का 1D ऑब्जेक्ट है। ओके, 5D टेंसर कैसा है, 3D का 2D ऑब्जेक्ट। तो यानी इसके अंदर आप देखो 2D से आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं या विड्थ एंड हाइट है, वैसे ही इसकी भी रोज एंड कॉलम्स हैं, लेकिन ये रोज एंड कॉलम सारी की सारी 3D के अंदर 3D ऑब्जेक्ट्स की बनी हुई है। एंड देन 6D, यहाँ पर भी सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3D ही हैं, लेकिन उन 3D ऑब्जेक्ट्स को मिला के अगेन एक 3D ऑब्जेक्ट, बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक सिंगल 3D ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसके अंदर रोज हैं, इसमें कॉलम्स हैं और इसकी डेप्थ भी है। ओके, और अगर आप इससे ज़्यादा को हैंडल कर सकते हैं, आप यानी आपका सिस्टम अगर इससे ज़्यादा को हैंडल कर सकते तो आप 7D 8D 10D एंड सो ऑन यू कैन कंटिन्यू। ओके, वाई आर टेंसर्स इम्पॉर्टेंट, क्यों टेंसर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी जो आपकी कोर डीप लर्निंग या न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरीज हैं वो सभी की सभी लीनियर अलजेब्रा के लिए टेंसर्स को यूज़ करती हैं। तो टेंसर्स आर द कोर डेटा स्ट्रक्चर इन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स। जितने भी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर टेंसर जो है वो एक कोर एलिमेंट है। चाहे आप बात करें टेंसर फ्लो की, चाहे आप बात कीजिए पाईटॉर्च की, चाहे आप बात कीजिए नमपाई की, ये सभी के सभी टेंसर्स को ही अपने बैकएंड पे यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। नमपाई इसको n डायमेंशनल एरे कहता है, पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो इसको टेंसर कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अगर आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि टेंसर्स क्या होते हैं, और ये जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ये आप लोगों को इस नोटबुक के अंदर मिलेगा। तो लेटर आप बैठ के आराम से इसको दोबारा से रिविज़िट कर सकते हैं, दोबारा से इसे पढ़ सकते हैं, इसका रिविज़न कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सबसे पहले टेंसर के ऊपर, यानी स्केलर। सो व्हाट आर स्केलर टेंसर्स एक्चुअली। ओके, और इनको हम अलग अलग लाइब्रेरीज़ के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे पाईटॉर्च के अंदर और टेंसर फ्लो के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाईटॉर्च के अंदर या नमपाई के अंदर ही काम करेंगे, बट मैं टेंसर फ्लो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप टेंसर फ्लो के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली what are scalar tensors? So a scalar tensor is a tensor that contains only one value, one single point.
one single point. Okay, it is simplest form of tensor and is also known as zero dimensional tensor. ये सबसे simplest form है टेंसर का. ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जानते हैं ज़ीरो डायमेंशनल टेंसर के नाम से. ओके, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं, इसी को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे. ओके, और एग्जाम्पल्स को समझेंगे. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे अगर आपका जो पाइथन कर्नल है या पाइथन इंटरप्रेटर है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर देगा. मीनवाइल हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखते हैं. ओके, सो कनेक्ट हो चुका है. तो यहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ. ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेंसर एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू सेव कराई है सिंपल 10. तो रैंक 0 टेंसर पाइथन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सबसे पहले वो हम वो देख रहे हैं. तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा. आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है. या एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सारे जो आउटपुट्स हैं पहले उनको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अब हम स्क्रैच से शुरुआत करेंगे. तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पर. सो हमने टेंसर एक्स के अंदर 10 सेव कराया था. ओके, ये किस टाइप का वैल्यू है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा. सो यू कैन सी कि ये जो हमारा स्केलर वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है. आप किसी और टाइप का भी, फ्लोट टाइप है, आप उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं. देन हमने यहाँ पर एक टेंसर y क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है 15. और आप इन दो स्केलर्स के अंदर आप किसी भी तरह का ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, आई नो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी देखेंगे. ओके, सो इसका जो टाइप है वो क्या है, अगेन ये भी इंटीजर टाइप का ही है क्योंकि हमारी दोनों जो वैल्यूज़ हैं ऑब्वियसली वो किस टाइप की हैं, वो इंटीजर टाइप की हैं. तो इनका जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर टाइप का ही आएगा. देन मैंने भी बोला था कि आप किसी और डेटा टाइप के अंदर भी इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है छोटा सा, जिसमें हमने क्या किया है, हमने लिया है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है, लेकिन मैंने जो इंटीजर वैल्यू है उसी को यूज़ किया है अगेन टेंसर वाई की एडिशन के लिए. तो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में जब भी आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट आपको फ्लोट ही मिलेगा. ओके, सो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा. आप देखेंगे यहाँ पर इंटीजर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0.0 आ रहा है. ओके, और इसका यानी टेंसर फ्लो जी फ्लोट का अगर आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है. ओके, सो ये एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन था सिंपल प्योर पाइथन के अंदर. इसके अंदर कोई भी हमने लाइब्रेरी को यूज़ नहीं किया, किसी भी तरह की कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की गई है. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम देखेंगे पाईटॉर्च के अंदर आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो यूज़ करने का एक, या गूगल कोलैब यूज़ करने का एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर आपको पाईटॉर्च या टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले से ही ये प्री इंस्टॉल्ड मिलता है. ओके, सो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि इसको मेनली बनाया ही गया है डेटा साइंस और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो उसके लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए वो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, आपको इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेंगी. इनफैक्ट यू कैन चेक आउट द वर्जन कि आप किस वर्जन के ऊपर काम कर रहे हो. तो फिलहाल पाईटॉर्च के 2.6.0 वर्जन के ऊपर, प्लस ये CU क्या है, कूडा वर्जन 12.4 के ऊपर हम काम कर रहे हैं. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो फर्स्ट टेंसर है उसको हम क्रिएट करेंगे. तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा. सो मैंने यहाँ पर कॉल किया है torch.tensor. टॉर्च लाइब्रेरी से टेंसर मेथड को मैंने कॉल किया है और उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास कर दी है 55. एंड देन हम इस पाईटॉर्च स्केलर को, वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे. तो आपको मिलेगा वैल्यू टेंसर टाइप है और इसकी वैल्यू क्या है 55.
अगेन अगर आप इसको चेक करना चाहें कि भी ये स्केलर है या नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेथड मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन लाइब्रेरीज़ को, इन फ्रेमवर्क्स को इसीलिए बनाया गया है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड हर एक टाइप का फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा और आपको मिलेगा यहाँ पर टॉर्च डॉट साइज रिटर्न करेगा, और साइज़ क्या है, 0 नल। तो यहाँ पर 0 नहीं आता एक्चुअली लिखा हुआ, उसकी जगह पर ये यहाँ पर इसे खाली छोड़ देते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो एम्प्टी का मतलब है, एम्प्टी वैल्यू का मतलब है, टॉर्च डॉट साइज के अंदर एम्प्टी वैल्यू का मतलब है कि ये 0 डायमेंशनल कोई एंटिटी है। तो यानी इस केस में ये एक 0 डायमेंशनल टेंसर है। ओके, सो नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप टेंसर फ्लो के अंदर किस तरीके से स्केलर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा टेंसर फ्लो एज TF। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर इसका भी वर्जन चेक कर लेते हैं। तो अभी गूगल कोलैब जो यूज़ कर रहा है 2.19.0 यूज़ कर रहा है। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट किया स्केलर टेंसर फ्लो X, स्केलर टेंसर फ्लो Y, और यहाँ पर जो क्लास यूज़ की जाती है, यहाँ पर क्लास यूज़ की गई है, दैट इज़ वेरिएबल। सो TF डॉट वेरिएबल क्लास को मैंने पास किया है। और भी कई सारे तरीके हैं, आप कांस्टेंट के थ्रू कर सकते हो, प्लेस होल्डर के थ्रू ये काम कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमन वे जो है वो है वेरिएबल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर एक x वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y जिसके अंदर वैल्यू है 15, और दोनों को सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं और ये थोड़ा नेचर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो आप देखोगे कि सबसे पहले वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप यहाँ पर आ रहा है और उसका नमपाई वैल्यू है यहाँ पर। ओके, सो ये क्या है, ये टेंसर फ्लो वेरिएबल है, उसका शेप यहाँ पर आ रहा है। शेप देखोगे तो 0 है क्योंकि 0 स्केलर है, और डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो है वो है int 32 बिट, दोनों का ही। अब अगर आप चाहें तो आप इस डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर d टाइप नाम से आर्ग्यूमेंट मिलता है, आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने बिट का इंटीजर आपको या फ्लोट वैल्यू आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है। तो ये आप देखोगे यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट जो है वो int 32 बिट है, लेकिन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया tf.int, यानी दो टेंसर फ्लो स्केलर वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे जिनका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर 16 बिट। तो आप देखोगे डी टाइप की वैल्यू यहाँ पर पहले यहाँ पर 32 थी, अब यहाँ पर int 16 हो गई है। बाकी numpy की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही हैं। ओके, नाउ आप शेप चेक करना चाहें तो आप शेप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर PyTorch के केस में टॉर्च डॉट साइज था, यहाँ पर आपको मिलेगा टेंसर शेप, और ये टेंसर शेप भी क्या है, एम्प्टी है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर है ऑब्वियसली। सो इनके बीच में भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि दो स्केलर के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। सो या तो आप प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर। सो स्केलर टेंसर x, स्केलर टेंसर y को हमने ऐड किया है, तो आप देखोगे शेप क्या है, 0 है, डेटा टाइप 16 है क्योंकि हमने चेंज कर दिया था, और दोनों की जो वैल्यू है ऐड होने के बाद 10 + 15 = 25 यहाँ पर आ रही है। देन आप मेथड भी यूज़ कर सकते हो, मेथड है tf.add। ओके, और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है tf टेंसर सम, tf टेंसर सम। ओके, और इसके अंदर हम सेव कराएंगे जो वैल्यू आएगी इस tf.add से। tf.add के ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। सो एक आर्ग्यूमेंट है x वैल्यू, एक आर्ग्यूमेंट है y वैल्यू। ओके, और ये दोनों को सम करके हमें यहाँ पर सेम आउटपुट प्रोवाइड कराएगा जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट देम इनटू numpy arrays। आप इसको numpy array के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये PyTorch से भी हो सकता है, ये TensorFlow के थ्रू भी हो सकता है। सो ये इंटरचेंजेबल हैं बेसिकली। एक PyTorch TensorFlow को numpy array में और numpy array को PyTorch TensorFlow के PyTorch या TensorFlow टेंसर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा।
यहाँ पर सिंपल अभी टेंसर फ्लो को मैंने यूज़ किया है, तो टेंसर फ्लो tf टेंसर सम डॉट numpy मेथड को यूज़ किया है। आप देखोगे यहाँ पर np.16 इंटीजर 16 बिट और वैल्यू क्या है 25। अदरवाइज आप टाइप जो मेथड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको सेम चीज़ रिटर्न करके देगा numpy डॉट इंटीजर 16 बिट। ये सिर्फ डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट फ्लोट टेंसर्स। जैसे हमने इंटीजर वैल्यूज़ के साथ टेंसर्स को क्रिएट किया है, वैसे ही एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है जिसमें हमने फ्लोट 16 बिट को यूज़ किया है। फ्लोट के साथ भी वही कंडीशन है जो इंटीजर के साथ थी। अगर आप डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेंसर्स क्रिएट होंगे वो फ्लोट 32 बिट के क्रिएट होंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास tf टेंसर फ्लोट 1, tf टेंसर फ्लोट 2 एंड क्रिएट करने के लिए हमने tf डॉट वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 20 और डेटा टाइप है फ्लोट 16, देन फ्लोट 2 के अंदर वैल्यू है 10 और इसका भी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट 16 है। दोनों को हमने प्रिंट किया है। ओके, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आउटपुट में आप इन्हें रीड कर सकते हैं। tf डॉट वेरिएबल है, देन उसका शेप दोनों का एम्प्टी है ऑब्वियसली क्योंकि एक स्केलर वैल्यूज़ हैं, देन उनका डेटा टाइप एंड देन उनकी numpy वैल्यूज़ एंड देन यू कैन परफॉर्म एडिशन। मैंने यहाँ पर सिंपल रखने के लिए एडिशन परफॉर्म किया है, बट आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख सकते हैं एज यू वांट। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की फ्रीडम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ओके, सो आई होप के इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने कुछ नया देखा होगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विच इज़ वेक्टर, हम इस टॉपिक को अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं और ये जो नोटबुक है, अपडेटेड नोटबुक है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सो एक सेक्शन को मैं एक ही नोटबुक के अंदर रखूँगा, तो अगेन हम कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स के साथ इसी नोटबुक में अगले वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, सो हाय गाइज एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था स्केलर्स के ऊपर कि स्केलर टेंसर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर टेंसर्स के ऊपर, वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लेंगे वेक्टर्स की कि वेक्टर्स होते क्या हैं, एक छोटा सा उसका एग्जांपल देखेंगे और फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सो क्या होते हैं वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर टेंसर्स। ओके, सो ए वेक्टर इज़ ए टेंसर, और टेंसर हमें पहले ही पता है क्या है, एक n डायमेंशनल एरे है। ओके, सो एक बेसिकली टेंसर क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, n डायमेंशनल एरेज को रिप्रेजेंट करने का एक डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, सो ए वेक्टर इज़ ए टेंसर विद 1 डायमेंशन। वेक्टर क्या है, वेक्टर भी एक टेंसर ही है, जैसे स्केलर एक टेंसर था उसी तरीके से वेक्टर भी एक टेंसर है। बस फ़र्क क्या है, स्केलर एक 0 डायमेंशन टेंसर था, ये एक 1 डायमेंशनल टेंसर है। ओके, और ये n डायमेंशन में भी जा सकता है। ओके, सो इट्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स था, जहाँ जबकि स्केलर क्या था, स्केलर सिर्फ एक पॉइंट था। इन लीनियर अलजेब्रा वेक्टर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स इन स्पेस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स। ओके, ये पॉइंट्स को, डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि आप फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर अगर आप जाएंगे, वेक्टर की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें ये बोला जाता है कि वेक्टर एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज 1 डायमेंशनल टेंसर और रैंक 1 टेंसर।
इसको वन डायमेंशनल टेंसर भी बोलते हैं और रैंक वन टेंसर भी बोलते हैं। ओके, सो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। ये इमेज मैंने इंटरनेट से ही उठाई है, ये मेरी इमेज नहीं है। सो आपको इस तरह की बहुत सारी इमेजेस फ्रीली इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो ये मुझे एक बेस्ट मतलब बेस्ट तो नहीं बट काफ़ी अच्छा मुझे एक एग्जांपल लगा जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो इसीलिए यहाँ मैं इसको यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। सो आप देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, और इसका जो एडिशन है x1 + y1 x2 + y2 वो आउटपुट है। ओके, in the form of matrix या in the form of vector. So x1 y1 क्या है 2 and 4, x2 y2 क्या है 6 and -2। इनका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 2 + 6 is 8 and 2 + -4 और प्लस माइनस हो जाता है तो 4 - 2 is 2। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है ये समझने के लिए। सो आप देखोगे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पे आप देखो तो जो हमारा x1 y1 है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो, अगर ईच बॉक्स के साथ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये 0 है, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। ओके, सो ईच स्टेप के साथ अगर आप ईच स्टेप को 1 मार्क करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, एंड देन 1। सो ये x एक्सिस है, सो x एक्सिस पे हमें कितना चलना है 2 चलना है, 2 स्टेप्स चलना है 1 2। एंड देन y एक्सिस पे कितने स्टेप्स चलना है 4 स्टेप्स चलना है, 4 स्टेप्स। सो दिस इज, रिमेंबर दिस इज x1, दिस इज y1, सो 1 2 3 एंड 4। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप देखोगे इसको मार्क किया गया है। सो ये क्या है हमारा 2,4 पॉइंट है। सो इसको दिखाने के लिए ये जो एरो है वो यूज़ किया गया है। ये है वो वेक्टर जो इस पॉइंट को डिनोट करता है। ओके, देन उसी तरीके से x2 y2 था हमारे पास 6, -2। सो आप देखोगे x एक्सिस पे क्या है 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन -2, सो 1 -1 बेसिकली -1 एंड -2। सो ये वो पॉइंट है एग्जैक्टली जो इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है 6, -2 को, और ये है उसका वेक्टर जो कि येलो कलर में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप देखोगे इसको हमने ऐड किया था, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऐड किया तो हमें क्या पॉइंट मिले, हमें जो दो नए कोऑर्डिनेट्स मिले हैं एडिशन के बाद, दैट इज 8, 2। ओके, यानी x इज 8 एंड y इज 2। सो वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट दिस इज 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो दिस इज 8 एंड y एक्सिस पे कितना गया है 2 गया है, 1 एंड 2। सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू। ये रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का। ओके, और इसको यहाँ ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है और ये कैलकुलेशन के थ्रू भी दिखाया गया है। तो दोनों ही तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मैं जब ये नोटबुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप दोबारा इसे एग्जाम्पल को देख सकते हैं, दोबारा आप इसे एक बार फिर से रिपीट करके समझ सकते हैं अगर आप लोगों को अभी ये समझ में ना आया हो। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा हमने इसकी थ्योरी के ऊपर बात की थी, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम कहाँ पर हैं अभी, हम सबसे पहले देखेंगे NumPy के अंदर, उसके बाद हम टेंसरफ्लो और PyTorch के अंदर भी देखेंगे। दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो वेक्टर और रैंक 1 टेंसर्स इन NumPy। तो सबसे पहले NumPy जो हमारा लाइब्रेरी है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या किया है, एक वेक्टर x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है और हमने क्या किया है np.array नाम से हमने यहाँ पर एक, आप देखोगे 1 डायमेंशनल एरे हमने एक क्रिएट किया है यहाँ पर। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये 1 डायमेंशनल एरे है। सो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं 10 20 30 एंड 40। ओके, और np.array के थ्रू इस एरे को हम क्रिएट कर रहे हैं और वैल्यूज़ को यहाँ पर हम सेव कर रहे हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड यू विल गेट दिस एरे।
ओके। उसके बाद अगर आप इसका लेंथ चेक करेंगे तो हमारे पास फोर आइटम्स हैं इस एरे के अंदर, एज यू कैन सी। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका शेप। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो शेप्स जो यूजुअली हमारी आ रही थी स्केलर के केस में, वो एम्प्टी आ रही थी, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी। बट अब की बार अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 4, नथिंग, 4, विच इज़, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो आपके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी एरे की डायमेंशन, किस डायमेंशन का एरे है, अगर आप वो ये चेक करना चाहते हो तो आप इस ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हो या फिर शेप के थ्रू भी कर सकते हो। ये मेरा तरीका है, ये कोई फॉर्मल ऐसा कोई डिफाइंड वे नहीं है। बट अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब इनपुट कराई गई हैं वैल्यू, तो आप गिन लीजिए कितने ब्रैकेट्स हैं, कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, उतने ही डायमेंशन का वो एरे है। तो यहाँ पर 1 ओपनिंग ब्रैकेट है या 1 क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग या ओपनिंग, जो जिस भी ब्रैकेट को आप गिनना चाहें उसे आप गिन सकते हैं। जितने वो ब्रैकेट हैं उतने ही डायमेंशन का आपका एरे है। तो 1 ब्रैकेट है, दैट मीन 1 डायमेंशनल एरे है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी शेप के अंदर 1, नथिंग है, तो यानी एक ही वैल्यू है, दैट मीन्स ये क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है। नाउ टाइप अगर आप देखोगे तो दैट इज numpy.nd एरे, n डायमेंशनल एरे। ओके, और क्योंकि ये एरे के प्रिंसिपल पे काम करता है तो यूजुअली एरेज जो हैं वो इंडेक्सिंग सपोर्ट करते हैं और ज़ीरो डायमेंशनल जो इंडेक्सिंग है उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ से इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यूज़ को भी फेच कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल वेक्टर x और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको यहाँ पर इनपुट किया है। सो np.int 64 बिट बाय डिफ़ॉल्ट ये है। इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर 64 बिट और वैल्यू है 10। किस पोजीशन पे, 0th पोजीशन के ऊपर। सो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डेटा टाइप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर फुल जो इंडिपेंडेंस है वो मिलती है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के डेटा के साथ आप काम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ दिस। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कराऊँ तो मुझे यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं। मुझे यहाँ पर डेटा टाइप भी पता चल रहा है, किस टाइप का एरे है वो भी पता चल रहा है, एंड देन वैल्यू भी पता चल रही है। बट अगर मैं सिर्फ डेटा टाइप देखना चाहूँ तो आप टाइप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बताएगा कि ये numpy का एक 64 बिट वैल्यू है। ओके, देन क्योंकि ये एक स्केलर है, सॉरी ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर आप ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज ऑपरेशन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने वेक्टर x ट्रांसपोज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसका ट्रांसपोज हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसपोज होता क्या है, बेसिकली ट्रांसपोज एक सिंपल ऑपरेशन है मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर, जिसमें आप रो को वैल्यूज़ में, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसपोज के थ्रू। ओके, सो अब क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है तो देखो होगा क्या, मैं अगर यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आया। ये आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। और उसकी सिंपल सी वजह क्या है, उसकी सिंपल सी वजह ये है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। ओके, आप देखो यहाँ पर ये क्या है, ये 1 डायमेंशनल है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इसका ट्रांसपोज करना चाहूँ तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली इसके अंदर एक और डायमेंशन ऐड करनी है। ओके, सो मैंने यहाँ पर वैसे रखा भी है टेंसर वेक्टर x ट्रांसपोज डॉट शेप, इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एज मैनी एज ब्रैकेट्स नेस्टेड आप लगा सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके आप डायमेंशंस ऐड कर सकते हो, n डायमेंशंस को ऐड किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ब्रैकेट यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसी से सारा गेम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पर तो पहली चीज़ तो आपको 2 ब्रैकेट दिखाई देंगे, एंडिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। ओके, उसके बाद अब सबसे बड़ा चेंज जो आएगा वो शेप में आएगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर y का जो शेप है जब वो मैं चेक करूँगा तो आप देखो अब यहाँ पर 1,4 आ रहा है, दैट मीन्स 1 रो 4 कॉलम्स, 1 रो 4 कॉलम। और अब मैं इसके ऊपर जो
ट्रांसपोज ऑपरेशन है या ट्रांसपोजिशन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वेक्टर वाई ट्रांसपोज और वेक्टर वाई डॉट टी के थ्रू, इस टी एट्रीब्यूट के थ्रू मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एज यू कैन सी जो हमारा रो वेक्टर था वो एक कॉलम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ अब अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो पहले ये 1,4 आ रही थी, लेकिन अब ये 4,1 हो चुकी है, यानी 4 रोज एंड 1 कॉलम। ओके, और मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, ये एक कॉलम वेक्टर है, ये एक रो वेक्टर बन चुका है। 4 रोज है, ओके, और 1 कॉलम है। सो और ये जो ऑपरेशन है उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास 4 रोज हो चुके हैं और 1 कॉलम हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर दोबारा इसी ऑपरेशन को दोबारा फिर से परफॉर्म कर दूं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में फिर से वापस आ जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पर शेप अभी, तो पहले यहाँ पर शेप जो थी वो 4,1 थी, अब यहाँ पर 1,4 हो चुकी है। तो यहाँ पर था 4 रोज 1 कॉलम, यहाँ पर हो चुका है 1 रो 4 कॉलम्स। ओके, सो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आप वैल्यूज़ इनपुट करा सकते हैं, उसी तरीके से एक और टाइप का हमारे पास वेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है, विच इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस, और ये भी एन डायमेंशनल के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड आप जितनी चाहें 1D 2D 3D में इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ज़ीरोज़ एंड वंस, हालांकि इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। अगर मैं क्रिएट करूँ तो इसके अंदर ज़ीरोज़ में सिंपल ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी सारी की सारी। एक एरे क्रिएट होगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ वो जो हैं वो ज़ीरो हैं। यहाँ पर एक एरे क्रिएट होगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 हैं। लेकिन आप बोलेंगे फिर ऐसे मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या है, या ऐसे एक वेक्टर की ज़रूरत क्या है जिसमें सारी वैल्यूज़ या तो ज़ीरो हैं या फिर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। क्या यूज़ है? मास्किंग क्रिएट करने में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर्स क्रिएट करने में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वंस और ज़ीरोज़ का मिक्स एंड मैच करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ज़ीरोज़ और वंस के थ्रू आप मास्किंग कर सकते हैं ग्रे स्केल इमेजेस की या ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की। ओके, कि कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स हैं जिनको आपको ब्लॉक करना है, तो इस तरह के वेक्टर्स या एरेज के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशंस बेसिकली। और भी काफ़ी सारे हैं और आप खुद से जाके सर्च भी कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट वेक्टर्स यूजिंग पाईटॉर्च एंड टेंसरफ्लो? सो उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पाईटॉर्च के साथ ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट टॉर्च, और हम यहाँ पर टॉर्च डॉट टेंसर जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। एंड देन तरीका सेम वही है जो numpy के अंदर था। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को इनपुट कराएंगे ब्रैकेट्स के अंदर, एंड देन यू कैन प्रिंट योर टेंसर। ओके, सो दिस इज़ टेंसर, और ये टेंसर की वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम टेंसरफ्लो। ये थोड़ा सा और डिटेल्ड आउटपुट आपके सामने जनरेट करता है। ओके, बट मुझे पाईटॉर्च ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा क्लीन है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आती जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर हम tf डॉट, सबसे पहले हमने क्या किया है, tf से जाने से पहले सबसे पहले हमने अपने टेंसरफ्लो लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है, टेंसरफ्लो एज tf, और उसके बाद tf डॉट वेरिएबल को हमने कॉल किया, और सेम वही फॉर्मेट है जो यहाँ पर था या numpy के अंदर था। एंड देन यू कैन कॉल योर वेक्टर x tf या टेंसरफ्लो वेरिएबल। और आप देखोगे जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। कुछ इसमें काम की हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। जैसे कि सबसे पहले तो एक वेरिएबल टाइप है, टेंसरफ्लो वेरिएबल है, उसके बाद इसकी शेप क्या है ये आपको बता रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है, इस एरे की वैल्यूज़ क्या हैं, numpy एरे वैल्यूज़ क्या हैं। ओके, और देखो कुछ ये चीज़ एक देखो यहाँ पर जो है डेटा टाइप इसने दिया हुआ है, उसके बाद फिर से इसने यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया। 2 बार है, सेम इन्फॉर्मेशन 2 बार है, जिसकी इनफैक्ट ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बाद में मेथड्स भी हैं जिसके थ्रू आप इस इन्फॉर्मेशन को कॉल कर सकते हैं।
ओके, दैट्स वाई मुझे ये जो फॉर्मेट है टेंसर फ्लो का, जो आउटपुट फॉर्मेट है वो ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू टेंसर फ्लो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेंसर फ्लो कुछ लेस यूज़फुल है या पाई टॉर्च कुछ ज़्यादा यूज़फुल है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट पाई टॉर्च यूज़ करने में, मेरे एक्सपीरियंस में पाई टॉर्च यूज़ करने में थोड़ा ज़्यादा क्लीन है, कोड इन टर्म्स ऑफ कोड भी। ओके, आपको प्लेस होल्डर्स नहीं क्रिएट करने पड़ते, आपको अलग से वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करने पड़ते हैं। आप डायरेक्टली टेंसर क्रिएट करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप एन डायमेंशनल टेंसर्स क्रिएट कर सकते हैं टॉर्च के अंदर। दैट्स वाई हम आगे के जो जैसे जैसे हम इस सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे, हम टेंसर फ्लो को कम यूज़ करेंगे, हम पाई टॉर्च को ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, सो हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया वेक्टर्स के ऊपर, वेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कोड आप लोगों को अपडेटेड जो कोड है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइज एंड वेलकम टू नॉलेज शेल्फ। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वेक्टर्स के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे आप उन्हें क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा था कि नमपाई के थ्रू आप वेक्टर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे हम पाई टॉर्च के थ्रू या टेंसर फ्लो के थ्रू वेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और एक दो ऑपरेशंस भी हमने, बेसिक ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करके देखे थे वेक्टर्स के साथ। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है। ओके, सो जैसा कि हर वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन लेंगे और उसके बाद हम इसके कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ है और देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म, L इन्फिनिटी नॉर्म। ओके, और इनको हम देखेंगे। और बहुत सारे टाइप के जो नॉर्म ऑफ वेक्टर्स हैं वो होते हैं, बट यूजुअली जो बात की जाती है वो 2 या 3 टाइप की जाती है, जिसमें L2 नॉर्म या L1 नॉर्म की बात आती है। और अगर आपने L1 L2 नॉर्म का नाम नहीं सुना है तो इनका दूसरा नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ओके, उसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से अभी करूँगा। ओके, सो सबसे पहले नॉर्म ऑफ वेक्टर होता है क्या है। सो द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स लेंथ और इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल टर्म है। ओके, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इन सिंपल टर्म्स इट्स टेल्स अस हाउ बिग अ वेक्टर इज। ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि वेक्टर का जो लेंथ है या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, या वेक्टर कितना बड़ा है। ओके, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाऊंगा। मैं आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर ये इमेज आप लोगों को याद होगी। तो लेंथ, वेक्टर की लेंथ या उसके मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं। ओके, सो ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था। इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ, या फिर अगर हम बात करें इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, या ओरिजिन से और एंड पॉइंट के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर की लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसी को नॉर्म ऑफ अ वेक्टर भी बोला जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। सो अब देयर आर वेरियस वेज जिससे हम जो वेक्टर की लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि एसेंशियली बात क्या है, इसको एक फैंसी नाम दे दिया गया है, बट ये काम क्या कर रहा है, ये वेक्टर की जो लेंथ है उसी को मेजर कर रहा है। तो लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। अगर आप लोगों को अपने 10th बेसिक्स से याद हो तो आप लोगों ने सुना होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस। वही चीज़ को नॉर्म बोलते हैं। थोड़ा और एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर जाके उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं। तो L2 नॉर्म सबसे पहले, जो काफ़ी फेमस है, जिसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस या यूक्लिडियन नॉर्म भी बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है, L2 नॉर्म है। ओके, सो फॉर ए वेक्टर L2 नॉर्म का फॉर्मूला क्या है, दिस इज, अगर फॉर ए वेक्टर अगर V है और V वेक्टर के अंदर क्या है और डिफरेंट टाइप के V1 V2 V3 अप टू Vn, सो दैट
Euclidean norm or the Euclidean distance is calculated as a square root of the sum of the squares of component. ओके इसका मतलब क्या है कि यूक्लिडियन नॉर्म या यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा, इन सभी वेक्टर्स का स्क्वायर निकाला जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा, एंड में उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा। ये किस में है, ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, अगर आप 1D स्पेस के अंदर काम कर रहे हो। अगर आप 2D स्पेस के अंदर हो तो आप लोगों को फार्मूला याद ही होगा, जो कि बहुत फेमस फार्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, विच इज़ x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इस पूरे रिजल्टेंट का स्क्वायर रूट। ओके, विच इज़ यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ अदर L2 नॉर्म जिसकी मैंने आप लोगों से बात की थी, L2 नॉर्म के अलावा L1 नॉर्म भी होता है, विच इज़ मैनहट्टन नॉर्म या मैनहट्टन डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। द सम ऑफ द एवरेज सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, और L इन्फिनिटी नॉर्म या मैक्सिमम नॉर्म भी उसको बोलते हैं, जो क्या करता है, द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू अमंग द कंपोनेंट, जो सारे कंपोनेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके निकालता है। नाउ नॉर्म्स का इम्पॉर्टेंस क्या है? ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस इज कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस। ये सबको पता ही है, ये ऑलमोस्ट कभी ना कभी आप लोगों ने किया ही है। ओके, देन ऑप्टिमाइजेशन इन मशीन लर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स या फिर ऑप्टिमाइजेशन के जो फार्मूलाज हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। वेक्टर नॉर्मलाइजेशन, ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, बट फिलहाल हम शुरुआत करते हैं। ओके, एडवांस टॉपिक्स के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, एकदम से इम्प्लीमेंट करके नहीं देखने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पर नॉर्म एक्स नाम से एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है, देन np.array को यूज़ किया और 3 हमने v1 v2 v3 हमने क्रिएट किए हैं 10 20 30, और सिंपली इसको मैं रन करूँगा। सो यू विल गेट दिस एरे। और हमने सबसे पहले L1 नॉर्म की बात करेंगे, तो L1 नॉर्म का फॉर्मूला क्या था कि आप सभी कंपोनेंट्स को लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, उनका एडिशन करेंगे एंड देन एंड में उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो वही यहाँ पर मैन्युअली परफॉर्म किया गया है। सो हमने तीनों कंपोनेंट्स को लिया है, आप देखोगे, और उसका स्क्वायर किया है, देन उसका एडिशन किया है, फिर एंड में क्या किया है, उसका स्क्वायर रूट किया। ओके, एंड यू विल गेट दिस नंबर 37.4165। दिस इज अ मैनुअल वे, ये एक मैनुअल वे है L2 नॉर्म कैलकुलेट करने का या यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का 1D स्पेस के अंदर। याद रखना, ये हम 1D स्पेस के अंदर कर रहे हैं, अभी हम 2D स्पेस में नहीं आए हैं। देन अगर आप यही अब आप बोलेंगे ये तो मैनुअल तो बड़ा हैक्टिक हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, यहाँ पर तो एक छोटा सा एरे कैलकुलेट किया है। तो उस केस में आप यहाँ पर देखो, हमारे पास numpy लाइब्रेरी है, तो numpy लाइब्रेरी के अंदर लीनियर अलजेब्रा का एक पूरा मॉड्यूल है। इटसेल्फ जो numpy लाइब्रेरी है वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और उसके अंदर इटसेल्फ एक लीनियर अलजेब्रा का मॉड्यूल है, और जिसके अंदर एक नॉर्म नाम से फंक्शन है। ओके, इसका काम है L2 नॉर्म कैलकुलेट करना। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने जो नॉर्म एक्स वेरिएबल है उसको पास कर दिया है, और ये हमें सेम चीज़ कैलकुलेट करके देगा। सो np.float64, और आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 37.4165 एंड सो ऑन, जो हमें यहाँ पर ऊपर भी मिल रही थी। ओके, इसी से जुड़ी हुई चीज़ एक और होती है विच इज़ यूनिट वेक्टर। क्योंकि हम वेक्टर के को स्टडी कर रहे हैं और नॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, तो इसी में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर भी पढ़ा होगा। तो यूनिट वेक्टर भी इसे हम इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है वो एनीवे 1 ही होता है, बट मुझे लगा कि ये इसको एक बार आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहिए, तो मैंने छोटा सा यहाँ पर ये जो एक डॉक्यूमेंटेशन है वो रखा है। बाद में अगर आपको टाइम मिले तो इसे ज़रूर पढ़ना। ओके, सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज़ ए वेक्टर विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 या लेंथ ऑफ 1 और नॉर्म ऑफ 1, जिसकी लेंथ जो है वो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो 1 है। It points in the same direction as the original vector but has been scaled to have a length of 1।
ये उसी डायरेक्शन में लेंथ करता है, उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है जिसमें आपका ओरिजिनल वेक्टर पॉइंट आउट करता है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है 1 होती है। हाउ टू फाइंड आउट दिस वेक्टर? ओके, इसका नोटेशन क्या होता है? सबसे पहले तो दिस इज द नोटेशन, ओके, दिस कैप साइन विद v and then v over this L2 norm. Okay, so v is the vector unit, then v is the original vector, v is the this L2 norm of v is the magnitude of original vector. Okay, so ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। ओके, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स इम्पॉर्टेंस है एंड द प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है कि ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, इट्स डायमेंशन लेस। Okay, unit vectors are dimensionless, means they don't have unit like meters or seconds like that, because anyway इसकी जो लेंथ है वो 1 होती है। ओके, सो हमने L2 नॉर्म हमने डिस्कस कर लिया, हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया अभी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द L1 नॉर्म। ओके, सो L1 नॉर्म और L2 नॉर्म जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मैनहट्टन नॉर्म या मैनहट्टन डिस्टेंस भी या टैक्सी कैब नॉर्म भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, इट्स L1 नॉर्म इज कैलकुलेटेड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं एंड देन उनका एडिशन करते हैं। हमारे पास v1 v2 एंड अप टू vn वेक्टर्स हैं। सो हम क्या करेंगे, उन सभी की क्योंकि इसमें होता क्या है कि कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनकी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में भी हो, सो दैट्स वाई इसलिए हम एब्सोल्यूट को यूज़ करते हैं यहाँ पर। और एब्सोल्यूट ये जो मॉड साइन है ये करता क्या है, ये पॉजिटिव को, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा वेक्टर होगा जिसकी नेगेटिव में डिस्टेंस होगी तो वो उसे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा एंड देन हम क्या करेंगे, उसका एडिशन करेंगे। सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्म एक्स को ही कॉल करूँगा और हमने क्या किया है, np डॉट एब्सोल्यूट को हमने कॉल किया है एंड देन एब्सोल्यूट 10, एब्सोल्यूट 20 एंड एब्सोल्यूट 30, और इन सभी को हमने फिर एंड में क्या किया है, ऐड कर दिया है। सो हमारे पास कोई भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो इसी वजह से हमें सिंपल यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा इन तीनों का और हमें आंसर मिलेगा 60। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। ये क्या है, ये है हमारा L2 नॉर्म। देन एक और यहाँ पर होता है विच इज़ स्क्वायर्ड L2 नॉर्म। स्क्वायर्ड L2 नॉर्म, सो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्क्वायर्ड L2 नॉर्म का मतलब क्या है। यहाँ पर हम v1 v2 v3 लेते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं। ये इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर्ड यूक्लिडियन नॉर्म। ये यूक्लिडियन नॉर्म जैसा ही है या L2 नॉर्म जैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें एक स्टेप कम होता है, या आप कहते हैं हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा L2 नॉर्म की तरफ जाऊं ऊपर तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है और साथ में स्क्वायर रूट भी हो रहा है। लेकिन स्क्वायर्ड L2 नॉर्म के अंदर ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वो हट जाता है, एक स्टेप यहाँ पर कम है। स्क्वायर तो हम कर रहे हैं, स्क्वायर करते हैं और सिर्फ हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं सारे वेक्टर्स का, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं करते। तो उससे होता है क्या है, ये कंप्यूटेशनली थोड़ा एफिशिएंट होता है, थोड़ा इनएक्सपेंसिव या चीप आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एक स्टेप कम लग रहा है, स्क्वायर रूट नहीं करना पड़ रहा कंप्यूटर को। ओके, सो ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर हो रहा है और एडिशन हो जाता है तो ऑब्वियसली एक बड़ी वैल्यू इसके अंदर जनरेट होगी, तो थोड़ा सा मेमोरी आपको इसके अंदर लगेगा। ओके, और सिंपल है कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं करना पड़ रहा, तो सिर्फ आपको स्क्वायर करना है और एडिशन करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पर नॉर्म एक्स को कॉल करेंगे एंड देन उसके बाद हम सभी कंपोनेंट्स को 10, 20 एंड 30, इधर इज v1, v2 एंड v3 का हम स्क्वायर लेंगे और उसको एडिशन कर देंगे एंड यू विल गेट दिस 1400।
यही अगर आपको यहाँ पर करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, np डॉट फंक्शन को आप कॉल करेंगे, इसके थ्रू आप सेम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली नॉर्म, क्योंकि स्क्वायर करना है, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, हो क्या रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। सो 10 को 10 से आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 20 को 20 से, 30 को 30 से, स्क्वायर का मतलब यही होता है। सो नॉर्म कॉमा नॉर्म, सो हर एक कंपोनेंट दोबारा अपने ही कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपनी पोजीशन वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट द सेम आंसर। np.16 int 16 4 बिट, एंड अंदर जो वैल्यू है दैट इज अगेन 1400। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लास्ट नॉर्म विच इज मैक्स नॉर्म, इन्फिनिटी नॉर्म, मैक्स नॉर्म और इन्फिनिटी नॉर्म। मैक्स नॉर्म भी कहते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म भी कहते हैं। तो ये बेसिकली करता है क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू को, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ये सेलेक्ट करता है एज अ नॉर्म, एज अ डिस्टेंस या एज अ लेंथ। सो आप यहाँ पर अगर देखोगे, सो वेक्टर v है और इसके अंदर अगेन अप टू vn हमारे पास मैक्सिमम लेंथ्स है, मैक्सिमम नॉर्म्स हैं। सो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हम सबके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड उसके ऊपर हम मैक्स ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द मैक्सिमम लेंथ। सो सिंपल है, हम यहाँ पर आएंगे और फिर से हम नॉर्म एक्स को यहाँ पर मैं कॉल करूँगा और देन np.max फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। सो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट सबका कैलकुलेट किया है एंड देन उसमें से हम जो भी हाईएस्ट है उसको हम कॉल करेंगे। सो यू विल गेट दिस np.int 64 and the value, maximum value is 34, so that's why you will get 34 value. Okay, so I hope कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है L1 L2 नॉर्म, मैक्स नॉर्म, स्क्वायर्ड नॉर्म, इसका स्क्वायर्ड L2 नॉर्म, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। सो ये जो नोटबुक है वो मैं आप लोगों के लिए एनीवे छोड़ूंगा, तो अपडेटेड नोटबुक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप अपने फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स के साथ। समझेंगे कि ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंड देन हम रैंक 3 मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और रैंक 4 मैट्रिक्स का भी इंट्रोडक्शन लेंगे, या रैंक 4 टेंसर या फिर रैंक 3 टेंसर की भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो बेसिस है, इन दोनों का जो बेस है वो बेसिस वेक्टर ही है। सो बेसिस वेक्टर के साथ इसलिए शुरुआत की जा रही है। सो बेसिस वेक्टर क्या होता है, बेसिस वेक्टर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये आपके थोड़ी देर में मैं यहाँ पर अभी 2D स्पेस में आऊँगा, बट इट्स लाइक एन अल्फ़ाबेट। वर्ड्स बनाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वेक्टर स्पेस के अल्फ़ाबेट की तरह आप समझिए इन्हें। इसके बिना आप वेक्टर स्पेस के अंदर काम नहीं चला सकते। ओके, तो फॉर्मली अगर कहें तो बेसिस वेक्टर इज अ स्पेस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पाइनल। तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, नन ऑफ देम कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनका आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, स्पैनिंग एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ओके, किसी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा जा सकता है। सो द बेसिस वेक्टर्स आर सिंपली वेक्टर्स इन दैट बेसिस। ओके, तो ये थोड़ी फनी सी लाइन है। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इसको 2D स्पेस में, 3D स्पेस में या हायर डायमेंशंस में भी रख सकते हैं, लेकिन ये बेसिस वेक्टर्स हैं। सो अगर x है तो y नहीं होगा, y 0 होगा, और अगर x 0 है तो y 1 होगा। यहाँ पर 2 वेक्टर हमने लिए हुए हैं, E1 एंड E2। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1। ये 2D स्पेस की हम बात कर रहे हैं। ओके,
सो इस 2D स्पेस के अंदर ये थोड़ा सा फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। इस सिंबल के थ्रू आप फॉर्मली बेसिस वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हो। सो दो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर हैं, E1 एंड E2। ओके, सो इसमें आप देखो x एंड y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सो x यहाँ पर 1 है लेकिन y 0 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x 0 है लेकिन y 1 है। सो एनी वेक्टर x, y कैन बी रिटन एज, आप देखो यहाँ पर x इंटू E1 प्लस y इंटू E2। इस तरीके से इसको 2D स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। सो E1 एंड E2 आर द बेसिस वेक्टर्स ऑफ R स्क्वायर इन द स्टैंडर्ड बेसिस। देन अगेन सिर्फ यहाँ पर स्पेस चेंज हुआ है लेकिन तरीका वही है। यहाँ पर हमारे पास E1, E2 और E3 आ गया है क्योंकि थर्ड डायमेंशन भी आ चुकी है। लेकिन आप यहाँ पर देखो तो इनको डिफाइन करने का तरीका सेम है। अगर x यहाँ पर 1 है तो बाकी के दो y और z 0 हैं। देन अगेन यहाँ पर y 1 है, x और z 0 है, और लास्ट में x और y 0, x एंड y 0 हैं लेकिन z कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है। सो अगर यहाँ पर x और x, y जो है वो x E1 प्लस y E2 था, तो यहाँ पर x E1 प्लस y E2 प्लस z E3, ये हमारा बेसिस वेक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के ऊपर। की पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग थोड़ा सा की पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। काफ़ी जो सिंपल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बेसिस वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, यू कैन चूज डिफरेंट सेट्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो एंड स्पैन द स्पेस। ओके, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैनिंग की प्रॉपर्टी उनमें होनी चाहिए। दूसरा, द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स इक्वल्स द डायमेंशन ऑफ द स्पेस। जितनी डायमेंशन के अंदर आप ले रहे हैं, 3D हैं तो 3 होंगे, 2D हैं तो 2 हैं, और अगर 4D के अंदर आप चले जाते हैं तो 4 आपके बेसिस वेक्टर्स हो जाएंगे। सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, फिजिक्स, मशीन लर्निंग, बेसिस वेक्टर्स ऑफन डिफाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नाउ we will move on and we will discuss the orthogonal vectors. So orthogonal vectors क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमें basis vectors की ज़रूरत पड़ती है। ये जो u and v हैं, these are the two vectors, two independent vectors हैं ये यहाँ पर, या basis vectors भी आप इसको बोल सकते हो। So सबसे पहले इसकी definition देखते हैं। So orthogonal vectors are vectors that are at right angle. Right angle आप समझते ही हो, 90 degrees to each other। एक दूसरे से हमेशा इनका जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री की पोजीशन पे होता है। दूसरी चीज़, मैथमेटिकली टू वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। पहली चीज़ तो इसको 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, या इसका यही मतलब है, 90 डिग्री के एंगल पे होने का मतलब है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो 0 होगा। u इंटू वी इज इक्वल टू 0, सिंपल है। सो 2D प्लेन के अंदर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, u इज इक्वल टू अगेन x1 x y यहाँ पर दिए गए हैं कोऑर्डिनेट। सो u के अंदर x जो है वो 1 है, y को 0 रखा गया है, एंड v के अंदर x 0 है एंड देन y रखा गया है। अब अगर आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों ही वेक्टर्स का, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 0 ही मिलना है प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई ये क्या है, देयरफॉर u एंड v आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सिमिलरली इनटू 3D स्पेस के अंदर x y z कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए यहाँ पर, तो आप अगर इनका डॉट प्रोडक्ट्स करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। दैट्स वाई ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ओके, सो देन एक और चीज़ यहाँ पर आती है, ऑर्थोगोनल के अंदर ही एक और टाइप का वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि इफ़ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल एंड ऑफ यूनिट लेंथ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो लेंथ यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दी है। यहाँ पर x की जो लेंथ है वो 2 है या मैग्नीट्यूड 2 है, और यहाँ पर y जो है वो 3 है। लेकिन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की ये कंडीशन है कि ऑर्थोगोनल होने के साथ साथ उसकी जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ होनी चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। तब उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहा जाएगा। सो
कहाँ कहाँ इनका यूज़ है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर वेरी यूजफुल इन लीनियर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटेशनल इन मशीन लर्निंग एंड ग्राफिक्स। ओके, सो ये तो हुई कुछ थ्योरेटिकल बात। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो एक छोटा सा हम यहाँ पर हमने जो 2D स्पेस के अंदर एग्जाम्पल लिया था, इसी को हम यहाँ पर रिप्लिकेट करेंगे numpy के थ्रू। ओके, सो numpy लाइब्रेरी को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। सो हम सबसे पहले अपने वेक्टर 1 को, जिसके अंदर हमने एरे क्रिएट किया है 1,0 का, एंड देन वेक्टर 2 है np.array के साथ 0,1 का हमने यहाँ पर 0,1 का हमने यहाँ पर एरे क्रिएट किया है। ओके, सो ये क्या है? ये हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं। वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 क्या हो गए? बेसिस वेक्टर्स हैं, जो ऊपर एग्जाम्पल के अंदर u and v जो काम कर रहे थे। सो सबसे पहले वेक्टर 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन वेक्टर 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। और क्या होना चाहिए था? ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट शुड बी 0। ओके, सो np डॉट मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को पास कर देंगे, और इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे सो यू विल गेट np.int64 टाइप है, बट द रिजल्ट इज 0 बिकॉज दोनों का ही जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंड में 0 ही मिलने वाला है। ओके, अगर क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल भी है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक से ज़्यादा नंबर्स का और या 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी, और उसमें से अगर एक भी वैल्यू 0 है तो सारा का सारा जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। सिंपल। ओके, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। सो हमने बेसिस वेक्टर डिस्कस किए, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल डिस्कस किए। नाउ लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं मैट्रिक्स की। फाइनली हम मैट्रिक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, या फिर इसको रैंक 3 टेंसर भी बोलते हैं। ओके, सो इन लीनियर अलजेब्रा ए मैट्रिक्स इज सिंपली ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। ये क्या होता है? सिंपली रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का, जिसके अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। एक तरीके का आप इसको डेटा स्ट्रक्चर ही बोल सकते हो। ओके, it's like a table of values but in math. Okay, we use it to represent the work with data, equation and transformations. Notation, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? नोटेशन क्या है? यूजुअली मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए या मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है या कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। तो ए हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल एम हो गया, यूज़ फॉर जब भी आप किसी कैपिटल लेटर को आप देखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सो ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड सो ऑन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं। सो इन नंबर्स को रोज़ एंड कॉलम्स के थ्रू ही डिफ़ाइन करने का रोज़ एंड कॉलम्स को ही डिफ़ाइन किया गया है इसके थ्रू। आप देखेंगे AIJ, दिस इज़ बेसिकली AIJ। सो इट मीन्स ये रो क्या है? I है, एंड देन कॉलम क्या है? J है। सो ये जो फर्स्ट नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो A11 का क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। Then this element represent to first row and second column, and this one represent to first row and third column. Same second row first column, second row second column, and so on. वैरायटी भी होती है मैट्रिक्स के अंदर। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कौन कौन से? रो मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल या सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। सो जिसके अंदर एक सिर्फ एक रो है उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। इसका साइज़ क्या होता है? 1 क्रॉस n। ओके, यूजुअली हम जो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं वो m क्रॉस n से करते हैं। देन कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, n जो है वो आपका रो हो गई, एंड देन कॉलम हो गई, कॉलम हो गई, एंड देन m क्या है? रो है। सो कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज m क्रॉस n।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स जहाँ पर ऑल सारे के सारे जो मैट्रिक्स हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वंस ऑन द डायगोनल, जैसे ज़ीरो से वैसे वंस मैट्रिक्स भी होता है, यूनिट मैट्रिक्स भी होता है, बट कुछ एक यहाँ पर सब तरह को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहाँ पर डायगोनल पे सिर्फ ज़ीरो होता है, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1 होंगे, बाकी सारे जो हैं वो 0 होंगे। ओके, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम वैरायटी ऑफ मैट्रिसेस की का डिस्कशन करेंगे। कहाँ कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, मशीन लर्निंग में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में। एज वी ऑल नो कि देर आर वाइड वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस हैं लीनियर अलजेब्रा की या फिर मैट्रिसेस की। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया भी गया है मैट्रिक्स का कि आप कैसे एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है हमारे पास। सो आपको पता ही है कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक पोर्शन है इक्वेशन का, राइट हैंड साइड पे एक पोर्शन है। सो हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उन सब एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स में रखेंगे, देन इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स में रखेंगे, एंड देन जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं उसको भी हम एक मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। नाउ अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा हम मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे और या एरे को क्रिएट करेंगे, 2D एरे को, और इसे रन करके देखते हैं। सो numpy लाइब्रेरी को हमने यूज़ किया है np.array, एंड देन कैसे आप पता लगाएंगे कि भाई ये 2D एरे है, 3D एरे है या 4D एरे है, या 4D मैट्रिक्स है, 2D है या 3D है। सो आप शुरुआत में या लास्ट के जो ब्रैकेट्स हैं उसको आप काउंट कीजिए, जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं। ये बेसिकली मेरा तरीका है, आई डोंट नो इस और भी तरीके हो सकते हैं, बट अगर ये जो ब्रैकेट्स हैं वो 2 हैं तो दैट मीन्स ये एक 2D एरे है। ओके, सो दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड रो 3। ओके, और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो यू विल गेट दिस एरे। देन यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू गेट आउट डिफरेंट रिजल्ट्स। सो सबसे पहले शेप चेक करने के लिए डॉट शेप एट्रीब्यूट है। साइज़ आप चेक करना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सो दिस इनटू दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ साइज़ या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और साइज शेप यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 रो एंड 2 कॉलम्स। देन आप फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो है उसको आप यहाँ पर या फर्स्ट कॉलम को अगर आप यहाँ पर टेक आउट करना चाहते हैं, सो ऑल द रोज ऑफ 0th कॉलम। सो ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स फेच करेगा ऑल द रोज ऑफ 0th कॉलम। इट मीन्स ये एक कॉलम की बात हो रही है यहाँ पर, दिस वन। देन अगर आप रो फेच करना चाहते हैं तो 0th रो के ऑल कॉलम्स। देन अगर आप पर्टिकुलर कोई पोर्शन यहाँ पर निकालना, पर्टिकुलर किसी पोर्शन को फेच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कोलन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 0 इंडेक्सिंग को ही फॉलो करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन get a very specific portion from your array. PyTorch के अंदर numpy में हमने देखा, PyTorch के अंदर या TensorFlow में आप किस तरीके से इसको डिप्लीकेट करेंगे, ये रिप्लिकेट करेंगे। सो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ होगा दैट इज़ torch.tensor, और अगेन आप यहाँ पर 2D एरे की तरह जैसे हमने ऊपर numpy एरे के अंदर वैल्यूज़ को डिफाइन किया था, सेम तरीका हम अप्लाएंगे यहाँ पर। एंड देन फ़र्क सिर्फ इतना होगा, ये इसको एरे बोलने के बजाय ये इसको टेंसर बोलेगा, क्योंकि PyTorch और TensorFlow के अंदर हर एक जो कैलकुलेशन है वो टेंसर की फॉर्म में होती है। बेसिकली यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ टेंसर। सो शेप अगेन torch.size विच इज़ 3,2, तो ये बदलने नहीं वाला।
और सिमिलरली यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे टेंसर फ्लो के अंदर कि आप टेंसर फ्लो में इसे कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं। सो टेंसर फ्लो में tf डॉट वेरिएबल को हम कॉल करेंगे और वैल्यूज़ हमारी सेम है। सो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है। सो आप सिंपली सिर्फ इस वेरिएबल को कॉल करेंगे और ये आपको आपके सामने बेसिकली पूरी कुंडली इसकी खोल के रख देगा। क्या वैल्यूज़ हैं अरे के अंदर, क्या उनका डेटा टाइप है, क्या शेप है, एवरीथिंग इज़ देयर। क्या उसका क्लास टाइप है, इट्स अ वेरिएबल, शेप उसका ये है, डेटा टाइप ये है, एंड देन numpy एरे है, अगेन उसका डेटा टाइप क्या है वो भी ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। देन अगर आप रैंक चेक करना चाहते हैं बेसिकली, सो दैट इज़ 2 यानी 2D मेट्रिसेस है, 3D है, 4D है, क्या है। देन शेप अगर आप चेक करना चाहें सो दिस इज़ द शेप, एंड देन अगेन आप वैल्यू यहाँ पर फेच आउट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट रो की ऑल द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट रो, सो 20,25. Okay, so this is how you can create matrices in TensorFlow library or TensorFlow framework. जाते जाते एक छोटा सा आप लोगों को मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊंगा हाई डायमेंशन टेंसर का, या फिर रैंक 4 टेंसर या 4D टेंसर। सो 4D टेंसर कैसे आप विजुलाइज करोगे? 3D तक तो ठीक है, विजुलाइज करना आसान हो जाता है। 4D को आप कैसे विजुलाइज करोगे? 4D यूजुअली हम इमेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। इमेजेस आर मोस्टली और मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज हाई डायमेंशन टेंसर्स और अ सेट ऑफ इमेजेस, और क्या कह सकते हो आप, सेट ऑफ इमेजेस या डेटा सेट ऑफ इमेजेस। आप यहाँ पर देखो, यही हमने यहाँ पर छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो टॉर्च डॉट जीरोज मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमने 4 वैल्यूज़ इनपुट कराई हैं। ये 4 वैल्यूज़ हैं क्या? बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस, देन इमेज का साइज, उसका विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। सो ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है? ये बेसिकली 10 मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, जिसके अंदर 10 3D मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, जिसमें से हर एक की वैल्यू, हर एक की जो विड्थ है वो इतनी होगी, हाइट जो है वो इतनी होगी और डेप्थ इतनी होगी। तो इमेज के अंदर यूजुअली जो डेप्थ होती है वो 3 ही होती है ट्रू कलर इमेज के अंदर, क्योंकि जो इमेज है वो एक 3D डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो उसके अंदर विड्थ होती है, हाइट होती है, डेप्थ होती है। सो 10 इमेजेस या 10 मैट्रिसेस, जिसमें से हर एक का साइज, हर एक का विड्थ एंड हाइट है 28x28 और उसकी डेप्थ है 3। ओके, सो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा और अगर इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, सो यू विल सी ह्यूज वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस या ह्यूज नंबर ऑफ जीरोज। ओके, क्योंकि यही काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 28x28, 3 है। सो दैट्स वाई इसको कमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पे। सेम गोज़ विथ टेंसरफ्लो। ये आप टेंसरफ्लो के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैं इसको यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अगेन आपको यहाँ पर बहुत बड़ा सा एरे मिलेगा, जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बेस फंक्शन यूज़ किया है दैट इज़ ज़ीरोज़। वंस भी यूज़ कर सकते हैं और एज कॉम्प्लेक्स इमेज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये टोटल आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ टेंसर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी ले ली है। ये वाली जो नोटबुक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोग इसको यूज़ करके प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, और यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मिलूँगा तो उसमें हम बात करेंगे टेंसर ऑपरेशंस की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसर ऑपरेशंस, और वो होगा हमारा सेक्शन 2। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप लोगों का कोई कमेंट है या फीडबैक है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।